हाय एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब ग्लोबलाइजेशन का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन आपको पता है कि जिस तरीके से 21st सेंचुरी के अंदर ग्लोबलाइजेशन इमर्ज होके आया और आज पूरी दुनिया जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब पूरी दुनिया जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर सारे देश डिपेंड हो जाते हैं। हम देखते हैं कि एक देश में से दूसरे देश के अंदर ट्रेड होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, टेक्नोलॉजी का फ्लो हो रहा है, आइडियाज का फ्लो हो रहा है, कल्चर का फ्लो हो रहा है। तो जिस तरीके से पूरी दुनिया आज ग्लोबल विलेज बन गई है, जिस तरीके से जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, जिस तरीके से आज सोशल मीडिया का दौर है, तो सारे देश आज आपस में कनेक्ट हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, एक दूसरे का कल्चर कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एक देश में से दूसरे देश में ट्रेड हो रहा है, ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है कलेक्टिवली, ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है और कोई भी देश आज आइसोलेशन में नहीं है। हर एक देश कहीं ना कहीं बाकी देशों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन, जैसे मार्शल मैक्लुहान ने ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया, दैट ग्लोबलाइजेशन हैज टर्न्ड द होल वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। मैक्लुहान का ये कहना था कि ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। एंथोनी गिडेंस का ये कहना था कि ग्लोबलाइजेशन इज द फिनोमिना which has led to contraction of time and space। ग्लोबलाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस कर दिया है। मतलब कि आज टाइम और स्पेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। आज अब अमेरिका में क्या चल रहा है वो हिंदुस्तान में बैठ के अपने फोन पे देख सकते हो। अमेरिका में कौन सा इवेंट हो रहा है, यूरोप में कौन सा इवेंट हो रहा है। तो टाइम और स्पेस का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। उसी के साथ साथ जोसेफ नाई एंड जोसेफ कोहेन हैज टॉक्ड अबाउट कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेडनेस। उसी के साथ साथ थॉमस एल फ्रीडमैन हैज टॉक्ड अबाउट दैट द वर्ल्ड इज फ्लैट टुडे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन को हम देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज ग्रोइंग इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंस इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड के अंदर इंटरकनेक्टेडनेस हो रही है और इंटरडिपेंडेंस हमें देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स को रिजल्ट किया है, सर्विसेज, कैपिटल, पीपल, आइडियाज एट ग्लोबल लेवल या फिर कल्चर एट ग्लोबल लेवल। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से गुड्स के बीच में फ्री मूवमेंट हो रहा है, गुड्स एक देश में से दूसरे देश में जा रही है, सर्विसेज में फ्री फ्लो हो रहा है, या फिर कैपिटल, पीपल, आइडियाज और कल्चर का फ्री फ्लो हो रहा है। लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आइडियाज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये सब जो है वो ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना है, ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। मैंने मार्शल मैक्लुहान के बारे में आपको बताया कि उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन हैज टर्न्ड द वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। एंथोनी गिडेंस ने कहा ग्लोबलाइजेशन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्टेट्स एट ग्लोबल लेवल। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मतलब जो अलग अलग देशों के बीच पॉलिटिक्स हो रही है ग्लोबल लेवल पे, उसी को हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहेंगे। तो पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है स्ट्रगल फॉर पावर। जिस तरीके से आप पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मतलब स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशन स्टेट्स एट ग्लोबल लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल, कि किस तरीके से अलग अलग नेशन स्टेट्स जो हैं वो पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं हंस जे मैगिंथो की बात करूं, उन्होंने कहा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशन स्टेट्स, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अलग अलग नेशन स्टेट्स जो हैं वो पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेसिकली हमें ये बताती है कि किस तरीके से अलग अलग देश आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना चाहते हैं, किस तरीके से वो कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन में भी काम करते हैं, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट भी वहां पे होता है, कॉम्पिटिशन भी वहां पे होता है, किस तरीके से अलग अलग नेशन स्टेट्स जो है वो ग्लोबल लेवल पे बिहेव करते हैं, उसी को हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, हम वो डिस्कस करेंगे। देखो, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है। नियो लिबरल्स का ये कहना है कि ग्लोबलाइजेशन ने पॉजिटिवली वर्ल्ड के अंदर जो है वो इंपैक्ट क्रिएट किया है, या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट हमें ग्लोबलाइजेशन का देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर मार्क्सिस्ट का ये कहना है कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट की है। मतलब कि जो अमीर देश हैं उनको तो फायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन जो गरीब देश हैं उनको ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट हुई है, मतलब कि
जो अंडर डेवलपमेंट थी उसी की डेवलपमेंट हुई है, गरीबी की डेवलपमेंट हुई है, गरीबी और बढ़ी है और अमीरी भी बढ़ती गई। मतलब कि जो अमीर देश थे उनकी अमीरी और बढ़ती गई, वो डेवलप और होते गए, और जो अंडर डेवलप देश थे वो और अंडर डेवलप हो रहे हैं। तो ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का कहना है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अमर्त्य सेन, जोसेफ स्टिग्लिट्ज, उन्होंने कहा कि ह्यूमेन फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की उन्होंने बात की कि जो करंट फेस है ग्लोबलाइजेशन का वो डिस्क्रिमिनेटरी है। जो अभी का फेस है ग्लोबलाइजेशन का, इसके अंदर चेंजेस की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यूज भी इसके ऊपर है और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज भी इसके ऊपर है। सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन की पॉजिटिव साइड डिस्कस करते हैं कि क्या इंपैक्ट रहा है ग्लोबलाइजेशन का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और उसकी पॉजिटिव साइड क्या है, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है ग्लोबलाइजेशन का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दैट ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, स्टेट सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी उसको जियो सेंट्रिक पॉलिटिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना जब इमर्ज नहीं हुआ था तब स्टेट सेंट्रिक पॉलिटिक्स हुआ करती थी। मतलब कि आप एक देश के अंदर किस तरीके से पॉलिटिक्स होगी उसके रिलेटेड कंसर्न थे। मतलब कि एक देश के अंदर क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, एक देश तक ही देश सीमित हुआ करते थे। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। तो सारे देश जो थे वो आइसोलेशन में काम कर रहे थे या फिर अपने जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में कंसर्न था, राइट। लेकिन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, जियो सेंट्रिक पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया स्टेट सेंट्रिक पॉलिटिक्स को। आज जियो सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो गई है। आज ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल रहा है। आज हमें देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इमर्ज होके आ रहे हैं। आज ग्लोबल गवर्नेंस की बात हो रही है। आज जो है वो किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस क्या बोलते काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। किस तरीके से अलग अलग देश जो है वो एक्शंस ले रहे हैं उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी के बीच में कोई एक फाइन लाइन पहले हुआ करती थी वो ब्लर हो गई है। आज आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं और जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसके बीच जो है वो फाइन लाइन ब्लर हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है और आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी भी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। दोनों जो है वो क्लोजली इंटररिलेटेड है। उसी के साथ साथ इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशन स्टेट्स, जो नेशन स्टेट्स हैं उनके बीच इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस हमें देखने को मिल रही है कि नेशन स्टेट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। जैसे अगर मैं ग्लोबल इश्यूज की बात करूं, जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू है, साइबर सिक्योरिटी का इशू है, ड्रग्स और आर्म्स ट्रैफिकिंग का इशू है, जेंडर इक्वलिटी और टेररिज्म जैसे जो इश्यूज हैं, तो ये जो इश्यूज हैं इसके लिए आपको यूनिफाइड एफर्ट चाहिए। ये इशू एक सिंगल देश खुद से एड्रेस नहीं कर सकता है। क्या भारत सिर्फ अकेले क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या वो साइबर सिक्योरिटी को एड्रेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये ड्रग्स और आर्म्स ट्रैफिकिंग को एड्रेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये ग्लोबल इश्यूज है, इसके लिए ग्लोबल एफर्ट चाहिए, इसके लिए सारे देशों का एफर्ट चाहिए, सारे देशों को मिलकर इन इश्यूज को टैकल करना होगा। क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट ग्लोबल एफर्ट। इट्स अबाउट कि आपका जो ग्लोबल इशू है क्लाइमेट चेंज, ये सिर्फ एक देश का इशू नहीं है। पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस हमें देखने को मिल रही है कि किस तरीके से एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम दूसरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक देश के जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो दूसरे देश के पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं। ग्लोबल प्रोलिफरेशन ऑफ आइडियाज हमें देखने को मिला है कि ग्लोबल प्रोलिफरेशन हुआ है आइडियाज का, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी, प्लूरलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, माइनॉरिटी ओपिनियन, जस्टिस, लिबर्टी, ये सब जो आइडियाज थे ये प्रोलिफरेट हुए हैं। मतलब एक देश से दूसरे देश के अंदर ट्रांसफर हुए हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की एडवोकेसी की जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर माइनॉरिटी ओपिनियन की बात की जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर राइट्स ऑफ पीपल की बात की जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर सेकुलरिज्म की बात की जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर फ्रीडम की बात की जा रही है। तो ग्लोबल प्रोलिफरेशन हुआ है इन आइडियाज का। उसी के साथ साथ हमें ग्लोबल गवर्नेंस देखने को मिलती है कि आज ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से पूरे ग्लोब को हमें गवर्न करना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इमर्ज होके आए हैं, यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूशन पूरे दुनिया के ट्रेड को गवर्न करने की कोशिश करते हैं, पूरा दुनिया का जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड नेशन जैसे देश जो है वो ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइड रही है किसकी, ग्लोबलाइजेशन की, कि ग्लोबलाइजेशन से डेमोक्रेसी फैली है, ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ है देशों के बीच,
ग्लोबलाइजेशन से ट्रेड हो रहा है आपस में, इंटरडिपेंडेंस हो रही है, इंटरडिपेंडेंस हमें देखने को मिल रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबल गवर्नेंस हमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखने को मिल रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें इंटरकनेक्टेडनेस देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई है, तो ये एक पॉजिटिव साइड है ग्लोबलाइजेशन का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नेगेटिव साइड, मतलब कि क्या नेगेटिव इंपैक्ट रहा है ग्लोबलाइजेशन का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर सबसे पहला जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो है नॉन स्टेट एक्टर्स का इमर्जेंस। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से नॉन स्टेट एक्टर्स इमर्ज होके आए। जैसे कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर से बता देता हूँ। नॉन स्टेट एक्टर्स वो एक्टर्स होते हैं जो स्टेट्स नहीं होती हैं, जो देश नहीं होते हैं। जैसे कि नेशन स्टेट्स जो हैं वो स्टेट एक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हैं, जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आपके एनजीओज हैं, जो आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आपकी एमएनसीज और टीएनसीज हैं, जो आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो क्या है, जो आपके इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं या एनजीओज हैं, वो क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। देखो जो कंस्ट्रक्टिव नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये जो है वो कंस्ट्रक्टिवली काम करते हैं, मतलब इसका हमें नुकसान नहीं है। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे रेडिकल और फंडामेंटल ग्रुप्स हो गए, इनका काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। मतलब कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। हमें देखने को मिलता है जो रेडिकल और फंडामेंटल ग्रुप्स हैं वो वायलेंस को इन्फ्लिक्ट करने का काम करते हैं, वो नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो उसी के साथ साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव स्टेट एक्टर्स भी हैं, जैसे एमएनसीज और टीएनसीज की अगर मैं बात करूँ तो ये एमएनसीज और टीएनसीज जो हैं ये सरकारों को प्रेशर करने का काम करती हैं। तो असल में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये असल में पावर को होल्ड कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वो पॉलिटिकल पावर को होल्ड करती हैं, वो प्रेशराइज करती हैं वो प्रेशराइज करती हैं अलग अलग कंट्रीज को, राइट, पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए कि डोमेस्टिक पॉलिसीज को इस तरीके से फ्रेम करो आप, थ्रेट्स दिए जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज। देखो ग्लोबलाइजेशन से क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल तो हुआ है कि फ्री मूवमेंट हो रही है गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल की, अच्छी बात है। लेकिन फ्री मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ की भी हो रही है, रेडिकल आइडियाज़ की भी हो रही है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की भी हो रही है कि किस तरीके से जो रेडिकल आइडियाज़ हैं वो एक देश से दूसरे देश में फ्लो कर रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो आसानी से एक देश में से दूसरे देश में जो है वो स्प्रेड हो रही है। तो ये एक चैलेंज है कि किस तरीके से रेडिकल आइडियाज़ क्या होते हैं, जो एक्सट्रीम आइडियाज़ होते हैं जिसमें वायलेंस की बात की जाती है, जिसमें रेवोल्यूशन की बात की जाती है, जिसके अंदर जो है वो हमें देखने को मिलता है कि एक देश में से दूसरे देश अपना एजेंडा चलाया जाता है। किस तरीके से एक ग्रुप जो है, टेररिस्ट ग्रुप जो है वो दूसरे देश के अंदर जो है वो वायलेंस को स्प्रेड करने का काम करता है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ये एक प्रॉब्लम है। आईसीटी इज मिसयूज्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स टू स्प्रेड देयर वायलेंट आइडियाज एंड थॉट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल। अब जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, जो सोशल मीडिया है, जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन है, इससे क्या हुआ है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो अपने वायलेंट आइडियाज़ को अच्छे से आसानी से शेयर कर सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा ग्रुप जो टेररिस्ट ग्रुप है और उसको अपनी विचारधारा अगर फैलानी है, वो हिंदुस्तान में अगर है, तो वो आसानी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी विचारधारा को फैला सकता है। उसी के साथ साथ वो रिक्रूटमेंट भी कर सकता है लोगों की। आजकल जो है ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लोगों की ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो वायलेंट आइडियाज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, आसानी से फैल रहे हैं। इरोजन ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, जो देशों की नेशनल सोवरेनिटी है उसका इरोजन हुआ है। सोवरेनिटी क्या होती है कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर जो है देशों की, जैसे कि एक देश अपने इंटरनल डिसीजंस भी खुद लेगा और एक्सटर्नल डिसीजंस भी खुद लेगा। भाई हिंदुस्तान जो है वो अपने इंटरनल डोमेस्टिक डिसीजंस भी खुद लेगा और एक्सटर्नल डिसीजंस भी खुद लेगा, लेकिन वो इरोड हो गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हमें देखने को मिलता है कि जो देश हैं आजकल, जैसे हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान को कई सारे इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स और लॉज के साथ जो है वो क्या करना है, उनको वायलेट नहीं करना है। अपनी पॉलिसीज ऐसे नहीं बनानी है जिससे कि आपके इंटरनेशनल लॉज और नॉर्म्स वायलेट हो जाएं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं, जो उनके लॉज हैं, वो वायलेट नहीं होने चाहिए। यूनाइटेड नेशन के लॉज या पॉलिसीज वायलेट नहीं होनी चाहिए। एमएनसीज और टीएनसीज जो है वो प्रेशराइज करती हैं देशों को ताकि वो
जो एमएनसीज और टीएनसीज हैं उनको देशों को प्रेशराइज करने का काम करती हैं, डोमेस्टिक पॉलिसी को चेंज करवाने का काम करती हैं। उसी के साथ साथ इंक्रीज इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस। तो मैंने आपको बताया था कि मार्क्सिस्ट लोगों का ये कहना है कि ग्लोबलाइजेशन ने डेवलपमेंट की है अंडर डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट हुई है लेकिन किसकी? अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट की डेवलपमेंट हुई है। अंडर डेवलपमेंट की डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? अंडर डेवलपमेंट की डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो गरीबी है वो और बढ़ती जा रही है, राइट, अंडर डेवलपमेंट। तो ये किसने कहा था? ये कहा है वॉलस्टीन ने, वॉलस्टीन ने, जो कि एक मार्क्सिस्ट है। उन्होंने ये कहा कि ग्लोबलाइजेशन ने डेवलपमेंट की है अंडर डेवलपमेंट की। मतलब कि जो अंडर डेवलपमेंट है, जैसे गरीबी है, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, या फिर जो लोगों की लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, वो जो अंडर डेवलपमेंट है वो और बढ़ गई है। मतलब कि गरीबी और बढ़ गई है। और जो अमीर देश हैं, जो कोर नेशंस हैं, वो इससे बेनिफिट ले रहे हैं। किससे? ग्लोबलाइजेशन से। डेवलप्ड कंट्रीज से बेनिफिट्स ले पा रही हैं, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो और गरीब होती जा रही हैं। वेस्टर्नाइजेशन हुई है। अब देखो, कह रहे हैं कि कल्चर जो है वो प्रोलिफरेट कर रहा है, एक देश में से दूसरे देश में कल्चर का फ्री मूवमेंट हो रहा है, लोग एक दूसरे के कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लेकिन मेनली वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, मतलब कि लोग ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न आइडियल्स हैं, वो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। तो वेस्टर्न डोमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है कि बाकी कल्चर्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं और वेस्टर्नाइजेशन फैल रहा है पूरी दुनिया में। इरोजन ऑफ सोशल वेलफेयर पॉलिसीज। अब ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? ये मार्केट इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है, राइट। ग्लोबलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मार्केट इकोनॉमी। और मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या कहा जाता है? मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या कहा जाता है? मिनिमल इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। मतलब कि सरकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए ज़्यादा इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर। इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्फेयर इकोनॉमी की यहाँ पे बात की जाती है। और जब सरकार की इंटरफेरेंस नहीं होगी इकोनॉमी के अंदर, तो सरकार जो वेलफेयर पॉलिसीज बनाती है लोगों के लिए, वो नहीं बनाई जाएंगी। तो वेलफेयर पॉलिसीज का इरोजन हो गया है यहाँ पे, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज का जो स्कीम सरकार चलाती है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कहता है कि सरकार को पीछे हट जाना है, सरकार को सिर्फ एक नाइट वॉचमैन रोल प्ले करना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं नोम चॉस्की, उन्होंने कहा कि नियोलिबरलिज्म हैज डन द irreparable loss to humanity and globe। नोम चॉस्की का ये कहना था कि नियोलिबरलिज्म जो है, ग्लोबलाइजेशन जो है, इसने एक इरेपरेबल लॉस किया है पूरी की पूरी मैनकाइंड को। उसी के साथ साथ हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि जो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन और जोसेफ स्टिग्लिच, इन्होंने कहा कि जो आज की ग्लोबलाइजेशन है ना, इसके अंदर कुछ चेंजेस की जरूरत है। आज की ग्लोबलाइजेशन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है और वो ह्यूमन फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि और भी कई सारे थिंकर्स हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन ने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो हैं, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स में लेनिन का ये कहना था कि जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन और जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म कुछ नहीं है बल्कि इंपीरियलिज्म की ही हाईएस्ट स्टेज है। तो लेनिन ने उसको क्रिटिसाइज किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये एक नेगेटिव साइड है ग्लोबलाइजेशन की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और इस तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अच्छे से डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी काफ़ी ज़्यादा फैटीग हो गई है मुझे, तो शायद ये लेक्चर ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहा होगा, बट आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा और आसान टॉपिक है। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय।